टॉप 10 स्टॉक जिनको एफआईआई कंटिन्यूअसली परचेस करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली खरीदते जा रहे हैं। एक तरफ तो जहां पर इंडिया के अंदर से एफआईआई सारे बाहर निकलते जा रहे हैं, जितने भी उनके पास शेयर है वो बेचते जा रहे हैं, पर कुछ ऐसे स्टॉक है जिनमें एफआईआई कंटिन्यूअसली खरीद रहे हैं। कंटिन्यूअसली का मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने वन टाइम अभी खरीदे रिसेंटली, नहीं, वो पहले से कब से सेम स्टॉक को थोड़ा और खरीद रहे, फिर वापस से अगली बार थोड़ा और खरीदा, फिर थोड़ा और खरीदा, फिर थोड़ा और खरीदा। तो हर क्वार्टर में हर दिन वो थोड़ा 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 इन स्टॉक्स को इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कौन से वो 10 स्टॉक है जिनको एफआई कंटिन्यूअसली परचेस करते जा रहे हैं। क्योंकि एफआई और स्मार्ट मनी, एफआई डीआईए जिन भी स्टॉक को खरीदते हैं तो उनके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है। कभी कभार कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन भी होती है, वो उस इंफॉर्मेशन को, रिसर्च को यूज लेके बड़ा ही दिमाग लगा के खरीदते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं खरीदते जैसे रिटेल इन्वेस्टर खरीदते हैं। तो इसलिए अपन को उन स्टॉक्स पर नजर रखना जरूरी होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग वीडियो अगर किसी ने वीडियो लाइक नहीं करते प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। एंड नाउ दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो सबसे पहला स्टॉक है अपना पॉलीकैब इंडिया, जो एक लार्ज कैप कंपनी है। पॉलीकैब इंडिया आपको पता है जिसका काम क्या है, वायर्स एंड केबल्स का काम है। वायर्स एंड केबल्स की जो बूम चल रही है, रीजन बिहाइंड इट, जितना एआई और डेटा सेंटर की बूम चल रही है उस वजह से वायर और केबल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि आपको पता है भाई, एआई और डेटा सेंटर जिस लेवल पे बूम कर रहा है, एक टाइम पे एआई ही सब चीजों को रिप्लेस कर देगा, जितने भी ह्यूमंस वगैरह के काम है मोस्टली ऐसा हो जाएगा कुछ सालों बाद। तो उस वक्त डाटा की रीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अपन जितना इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, एआई का यूज कर रहे हैं, तो डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट, और डेटा सेंटर की जितनी ज्यादा डिमांड होगी, वायर एंड केबल डेटा सेंटर में बहुत ज्यादा लेवल पे यूज आते हैं। मतलब अच्छी खासी कॉस्ट आती है डेटा सेंटर बनाने में वायर एंड केबल्स की। साथ में रिन्यूएबल एनर्जी, आपको पता है जितने रिन्यूएबल एनर्जी लग रहे हैं आजकल, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, सब जगह वायर केबल काम आते हैं। ईवी के जो स्टेशन लग रहे हैं उन जगह वायर केबल काम आते हैं, ईवी चार्जिंग और उनके स्टेशन पे। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से कि आजकल सारी रेलवे डीजल पेट्रोल वगैरह से हट के रेलवे इलेक्ट्रीफाई हो रही है, उन जगह यहाँ पे काम आता है। इंडस्ट्री डिमांड है सब जगह, मतलब जितनी पावर सेक्टर की बूम होगी सब जगह आजकल कुछ भी काम हो, इंडस्ट्री, घर चलाना हो, गाड़ी चलानी है या फिर आपको कुछ भी करना है, सब जगह पावर की रिक्वायरमेंट है ही है। और पावर की जितनी रिक्वायरमेंट होगी, वायर केबल की उतनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। साथ में ये कंपनी इसके साथ साथ फैंस, एलईडी स्विचेस, इसमें भी स्विच कर रही है। इसका एक अलग से ईपीसी डिपार्टमेंट भी है, मतलब जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होता है, कि ये अंडरग्राउंड किसी को भी अगर अंडरग्राउंड में केबल वायर वगैरह लगानी है तो ये खुद से भी लगाती है। तो कंपनी का डाइवर्सिफाई बिजनेस है और अच्छा बिजनेस चल रहा है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर अगर मैं रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करूं, एफआई 2020 से रेवेन्यू 28% से और प्रॉफिट 32% से ग्रो हुआ है। मतलब रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा है, मतलब इसने अपना ऑपरेटिंग लिवरेज उठाया, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होता है। रिटर्न ऑन इक्विटीज का 22% चल रहा है। पी रेशियो देखो तो लगभग बराबर चल रहा है इंडस्ट्री का 52 चलता है, इसका 52 चल रहा है। मतलब पी रेशियो कंपनी का डिसेंट चल रहा है, अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0.02, मतलब इतनी ग्रोइंग कंपनी होने के बाद भी कंपनी में कोई भी डेट नहीं है, सच बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। बाकी मैंने बता दिया इसके ग्रोथ फैक्टर क्या, रिमेनिंग ग्रोथ फैक्टर इसके कुछ और है। इसका एमएससीआई में भी रिसेंटली वेटेज इंक्रीज हुआ है। एमएससीआई क्या होता है, मॉर्गन स्टैनली का एक तरह का इंडेक्स है जो मॉर्गन स्टैनली ने बनाया हुआ है। जैसे होता है निफ्टी 50, एक तरह का इंडेक्स होता है कि अगर किसी को भी निफ्टी 50 में अगर किसी ने भी पैसा डाला तो फिक्स है कि जो भी निफ्टी 50 में कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इनमें पैसा इन्वेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वैसे एमएससीआई इंडेक्स है जिनमें एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आंख बंद करके इस वाले इंडेक्स में पैसा जनरली डाल देते हैं। तो इस वाले इंडेक्स के अंदर रिसेंटली अभी पॉलीकैब का वेटेज इंक्रीज हो गया है, तो जितना, तो इस वजह से एफआईआई इसके अंदर अभी ज्यादा पैसा डालने वाला है, पॉलीकैब के अंदर ऑटोमेटिक डालने वाला है। साथ में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो अभी नया लग रहा है नवी मुंबई के एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए, उसके अंदर भी इसने वायर केबल सप्लाई करे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अंदर भी। साथ में सिटी बैंक ने बोला है कि भाई पॉलीकैब के लिए स्पेसिफिक बोला है क्योंकि 300 बिलियन का डाटा सेंटर की अपॉर्चुनिटी है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट पॉलीकैब को होने वाला है डाटा सेंटर की वजह से। तो ये इसके पॉजिटिव फैक्टर है। अब साथ में मैं आपको केवल पॉजिटिव फैक्टर नहीं बताऊंगा, नेगेटिव फैक्टर भी मैं आपको बताऊंगा। नेगेटिव फैक्टर क्या है, इसका रिस्क सबसे बड़ी, कॉपर प्राइसेस, पूरा वायर केबल बनता है मोस्टली कॉपर प्राइसेस और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, तो उस वजह से इसको प्रॉफिट मार्जिन हिल सकता है। कंपटीशन इसका अच्छा खासा है केईआई और हैवेल्स वगैरह से। साथ में अडानी अंबानी जी भी इसमें उतरने वाले हैं, तो इनमें कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है। फिर आप अब इसकी अगर मैं बात करूं कि कितने शेयर्स कंपनी मतलब रिसेंटली बाय करे एफआईआई ने, तो देखो मैंने एंजेलोन की वेबसाइट चलाई हुई है, एंजेलोन की वेबसाइट पे आपको दिख रहा होगा स्नैपशॉट। एफआईआई ने अभी रिसेंटली मतलब टोटल स्टेक इसका 18% हो गया, 18.21, उसके पहले 14.82 था, मतलब 14% से बढ़ा के 18% कर लिया है अभी यहाँ पर। और यहाँ पर पहले नहीं कि अभी केवल इस क्वार्टर में खरीदा है, अगर आप देखोगे पहले 11% था, फिर 11%, 11.44 हुआ 11.11 से, फिर 13.97, फिर 14%, फिर 18%, तो लगातार एफआईआई यहाँ पर परचेस करता जा रहा है।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही तो प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट स्टॉक पे जो है अपना हिटाची एनर्जी। हिटाची एनर्जी अगेन एक लार्ज कैप कंपनी है, इसको भी पावर सेक्टर बूम से फायदा होने वाला है। पावर सेक्टर बूम से क्यों फायदा होगा? क्योंकि इसका काम है जितने भी पावर को ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है उसके रिलेटेड ये सारे आइटम बनाता है। अब पावर की बूम अपन को पता है, अपन ने रिसेंटली डिस्कस करी, एआई डेटा सेंटर बहुत बड़े पावर मॉन्स्टर होते हैं, इनको 24/7 बहुत ज्यादा पावर चाहिए, इनकी डिमांड बढ़ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी से आप एनर्जी प्रोड्यूस तो कर लोगे, पावर प्रोड्यूस कर लोगे, पर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो आपको हिटाची एनर्जी की मदद लगेगी, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन की वजह से, ट्रांसमिशन का एक्सपेंशन, तो ये सारी चीजें हिटाची करता है। क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर बनाता है। ट्रांसफॉर्मर जितना भी एआई डाटा सेंटर है उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ट्रांसफॉर्मर चाहिए होता है टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी। साथ में एचवीडीसी हाई वोल्टेज जो करंट होता है, हाई वोल्टेज करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, वो ये बनाता है। ग्रिड ऑटोमेशन, अभी जो ग्रिड है वो इतना ज्यादा पावर सपोर्ट नहीं कर पा रही है तो उनको मॉडर्न करने का काम भी ये करता है। सब स्टेशन, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी के सब स्टेशन होते हैं, जैसे रेलवे में होते हैं, डेटा सेंटर में होते हैं, आप कहीं पे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे सोलर पैनल वगैरह, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा आजकल रिन्यूएबल एनर्जी की, सोलर पैनल वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, तो उन जगह भी एक सब स्टेशन बनाना है। सब स्टेशन भी बनाता है रेलवे के लिए डाटा सेंटर रिन्यूएबल एनर्जी। तो अब जितना ज्यादा पावर बनेगा, पावर बनने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो वो ये पूरा का पूरा उस तरह के यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट बनाता है। तो ये यहाँ पर इनका अगर आप प्रॉफिट देखोगे कंपनी का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू और प्रॉफिट, तो 27% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, प्रॉफिट 157% से ग्रो हुआ। आप देखो प्रॉफिट केवल 27%, रेवेन्यू केवल 27%, प्रॉफिट 157%, मतलब प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग लेवरेज इसने उठाया, ये चीज बहुत पॉजिटिव फैक्टर होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है इसका। पी रेशियो आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, ये बहुत नेगेटिव फैक्टर है यहाँ पर, 62 वर्सेस 173, मतलब इंडस्ट्री का 62, इसका 170। डेट टू इक्विटी 0.02, डेट कंपनी में एसेस ना के बराबर है, डेट है नहीं, पर पी रेशियो बहुत ज्यादा है, ये एक नेगेटिव फैक्टर है। अभी किसकी आप ऑर्डर बुक वैल्यू देखोगे तो 29,000 करोड़ की अप्रोक्सीमेट 30,000 करोड़ की पड़ी है, जो अभी तक के लिए हाईएस्ट एवर और मेजर इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू डेटा सेंटर के रिलेटेड है। आगे अदर फैक्टर आप इसके देखोगे तो रिसेंटली इसने मुंबई के अंदर पहला एचवीडीसी सिटी सेंटर सेटअप करा है, किसी कंट्री के अंदर अभी इसने करा है पहला पूरा का पूरा। साथ में ये एक्सपोर्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। Q4 के अंदर इसका जो 36% रेवेन्यू था वो केवल एक्सपोर्ट से आया, और एक्सपोर्ट भी छोटी मोटी कंट्रीज को नहीं करता, जिन कंट्रीज में हाई मार्जिन उनको करता है, जैसे यूएस, यूरोप, इन सबको, तो यहाँ पे इनको हाई मार्जिन बिजनेस का चल जाता है। अब आगे देखोगे इसके एफआई ने कितनी शेयर होल्डिंग करी है, पहले 4% से 7% हुई, 7% से 9% हुई, 9% से 10%, 10% से 11%, कंटिन्यूअसली एफआई इसको परचेस करती जा रही है। जितने भी आपको रिलेवेंट फैक्टर है, वैसे तो मैं कंपनी के लिए रिलेवेंट फैक्टर, अदर फैक्टर, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बट उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा और डिटेल में कोई चीज जानी है, डिटेल में फाइनेंशियल देखने कंपनी के, तो आपको अच्छी वेबसाइट लाइक एंजल वन की वेबसाइट की आप मदद भी ले सकते हो। एंजल की वेबसाइट जिसमें हिटाची एनर्जी चला है, ये बता देगा पे पावर लार्ज कैप कंपनी है, इसकी कंपनी की शेयर की प्राइस क्या चल रही है, शेयर चार्ट दिख जाएगा, इसके फंडामेंटल यहाँ पे दिख जाएंगे, फाइनेंशियल दिख जाएंगे, तो आप इससे यहाँ से भी आप और एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी पे, दैट इज जी वर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, सेम इसका जैसे अपने हिटाची की बात करती है, हिटाची का थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटर टाइप है, हालांकि थोड़ा डिवीजन अलग भी है पर कॉम्पिटिटर भी है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विपमेंट आइटम बनाता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो मैंने आपको बता दिया। ग्रोथ फैक्टर क्या है, सेम जो पिछली कंपनी के थे, पावर की डिमांड बहुत ज्यादा है, जितनी ज्यादा पावर की डिमांड होगी उसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा, लोगों के पास ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ेगा, एक जगह से दूसरे की पावर पहुंचानी पड़ेगी, तो ये भी ट्रांसफॉर्मर बनाता है। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये इक्विपमेंट बनाता है, उनको अपग्रेड करता है, स्विच गेट्स बनाता है, और उनके लिए प्रोटेक्शन सिस्टम भी है बनाता है। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इसका एक 45%, प्रॉफिट 103% ग्रो हुआ है, सेम इसको भी यही बेनिफिट है, ऑपरेटिंग लेवरेज इसको अच्छा खासा मिल रहा है, प्रॉफिट ज्यादा ग्रो हुआ है रेवेन्यू के कंपैरिजन में। रिटर्न ऑन इक्विटी 45% है, इसका पी रेशियो आप देखोगे कंपनी का भी हाईली ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 62 चलता है, इसका 106 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.01, डेट कंपनी में एसेट्स बहुत ज्यादा है नहीं। और एक और अच्छा पॉजिटिव फैक्टर इसकी नेट मार्जिन, वैसे तो मैंने बोल ही दिया था नेट मार्जिन ऑलरेडी इंप्रूव हुई है, दिख रहा है, पर यहाँ पे बता देता हूँ अलग से, 15% से इसकी 16-17% ऑटोमेटिक इसकी नेट मार्जिन इसकी इंक्रीज हुई है। बाकी अब कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो पहले 13% शेयर थे, फिर 14% इंक्रीज करा एफआई ने, फिर 16%, फिर 18%, फिर 20%, तो ये यहाँ पर आपको पूरा का पूरा देखोगे, यहाँ पर मतलब लगातार कंटिन्यूअसली कंपनी इंक्रीज कर रही है। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, दैट इज एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। आप इस कंपनी को ऑलरेडी जानते हो, एमसीएक्स को एक मिड कैप कंपनी है, और जो मिड कैप कंपनी आपको पता है, अगर आपको कभी भी कोई भी आपको मेटल में डीलिंग करनी है, मेटल्स में कोई फ्यूचर ऑप्शंस खरीदने हैं, तो सबसे मुंह पे पहले नाम आता है एमसीएक्स। जैसे अपना एनएससी है, मतलब अपना एनएससी बीएससी है, ये नॉर्मल शेयर इक्विटी में डीलिंग करनी है, वैसे एमसीएक्स है कि अगर आपको मेटल में डीलिंग करनी है, तो अगर आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल खरीदना है, एग्रो के कमोडिटी खरीदनी है, कॉटन कमोडिटी खरीदनी है, आपको लग रहा है क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी, कहाँ पे खरीदोगे आप? वहां पे यहाँ पे एमसीएक्स में जाके इनके फ्यूचर ऑप्शन
डिसीजंस ले सकते हो। और अभी आप देखोगे इसकी मोनोपोली है, 99% मार्केट शेयर यहाँ पर ही है। और अभी रिसेंटली ये शेयर का बहुत अच्छा तरह से भागा है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आजकल लोगों को मेटल वगैरह में, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा जोश चढ़ा हुआ है। क्योंकि आपको पता है आए दिन गोल्ड सिल्वर सब लोगों के दिमाग में चढ़ा हुआ है कि गोल्ड सिल्वर या तो किसको खरीदना है या शॉर्ट सेल करना है, बेचना है कहीं पे। तो ये सब कहाँ पर लगभग कर रहे हैं, एमसेक्स पे कर रहे हैं। तो अगर इसने कंपनी ने रिपोर्ट करा, अभी रिसेंटली रिपोर्ट करा, 4x इसकी ग्रोथ हुई है बुलियंस के अंदर, मतलब गोल्ड सिल्वर कॉपर वगैरह के अंदर लोगों ने पिछले बार के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा परचेज यहाँ पे परचेज सेल यहाँ पर करा है। इवन इसको कंपनी का जो प्रीमियम टर्नओवर है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन है, फ्यूचर ऑप्शन में प्रीमियम आपको पे करनी पड़ती है, तो प्रीमियम टर्नओवर इसका 51% से ग्रो हुआ है क्वार्टर 4 के अंदर। और अगर ईयर ऑन ईयर की अपन बात करें तो 109% से इसका ग्रो हुआ है। और कंपनी के अंदर सबसे अच्छी बात ये चल रही है कि इसको कंपनी में ऑपरेटिंग लीवरेज इसको बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि इसके पास नए नए कस्टमर जुड़ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है क्रूड ऑयल जितना फ्लक्चुएट है, कोई लोग शॉर्ट सेल कर रहा है, कोई परचेस कर रहा है, गोल्ड सिल्वर कॉपर, कॉपर खरीदने के लिए कोई ऑप्शन नहीं इंडिया में, सब एमसेक्स पे आते हैं। तो अब इसके पास कस्टमर नए नए आ रहे हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज क्यों कहते हैं कि कस्टमर तो नए आ रहे हैं इसके पास, पर कस्टमर को सर्व करने के लिए इसको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगानी पड़ रही है, कि कस्टमर सर्व करने के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट लगानी पड़ रही है, नहीं। इसके पास ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर से कस्टमर को सर्व कर सकता है, कोई भी नई कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं। तो कोई भी नया कस्टमर आएगा डायरेक्ट प्रॉफिट देके जाएगा, कॉस्ट इसकी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इसको ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत अच्छा मिल रहा है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसको मिल रहा है। असेट लाइट मॉडल है, मैंने कहा इसको ज्यादा असेट मेंटेन रखने की जरूरत ऐसे कोई है नहीं। और साथ में कंपनी का, इसका सीईओ का कहना है कि भाई आजकल जो कंपनी के अंदर हेजिंग का जमाना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कि कोई भी अगर लेट्स से टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी को पता है कि यार आए दिन कॉटन की प्राइसेस कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, तो वो कॉटन को हेज कर लेते हैं सेम प्राइस पे। हेज कैसे करते हैं, वो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं फ्यूचर ऑप्शन का, क्योंकि बाद में जब वो कॉटन खरीदेंगे तो महंगी मिल सकती है, तो वो पहले फ्यूचर ऑप्शन बुक कर लेते हैं एमसीएक्स पे। तो हेजिंग बड़े बड़े कॉर्पोरेट बहुत बड़े बड़े अमाउंट की बड़े बड़े लेवल पे करते हैं, छोटी मोटी हेजिंग नहीं होती है, वो मिलियंस बिलियंस में डाटा चलता है। तो वो हेजिंग का भी इन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है, हेजिंग भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करो, रेवेन्यू 106%, प्रॉफिट 137%, ऑपरेटिंग लीवरेज इसको अच्छा खासा मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी 46%, बहुत ही एक्सेप्शनल होता है ये वाला रिटर्न इक्विटी। फिर भी कंपनी का अच्छा परफॉर्म के बाद भी पी रेशियो अंडर वैल्यूड चल रहा है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 65, इसका 60 चल रहा है, अंडर वैल्यूड है। डेट इक्विटी जीरो, कंपनी में डेट एज सच नहीं है। एमसीएक्स के शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, 21%, 21 यहाँ पे थोड़ी सी कम करी है, फिर थोड़ी कम करी थी कंपनी यहाँ पे एफआईआई ने, पर उसको बढ़ा के अब आप देखो 19 से 20% कर ली, और 20 से डायरेक्ट 26% कर ली। तो ओवरऑल जो कंपनी ने, मतलब यहाँ पर एफआईआई ने अच्छी खासी शेयर होल्डिंग कंपेरेटिवली इंक्रीज करी है यहाँ पर। अब उसके बाद नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, दैट इज होम फर्स्ट फाइनेंस। ये एक स्मॉल कैप कंपनी, देखो वैसे मेरी तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर कभी भी आप स्मॉल कैप कंपनी में डील करो ना, सोच समझ के करना भाई, बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है स्मॉल कैप कंपनी का मामला। तो स्मॉल कैप कंपनी ये क्या करती है, ये एक तरह की एनबीएफसी है, जो एनबीएफसी बैंक का छोटा भाई होता है, जहां पर जिन लोगों को बैंक लोन नहीं देता, क्योंकि बैंक की बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट होती है एक तरीके से। आप मान लो कि वो अगर आपके पास आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बैंक में अच्छे ट्रांजेक्शन और बहुत चीजें चेकिंग होती है, उसके बाद लोन मिलता है। वहीं पे एनबीएफसी कंपेरेटिवली लोअर क्राइटेरिया होता है, एनबीएफसी लगभग सबको लोन दे देती है ऑनरेबल, इनकी इंटरेस्ट रेट हाई होती है। तो इसका मेन काम है यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, हाउस फाइनेंस करती है, किसको भी गढ़ लेना है, अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसको भी अफोर्डेबल गढ़ लेना है। तो जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर क्लास लोग हैं, मतलब उस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड या इनफॉर्मल एरिया जिनको बैंक जनरली लोन नहीं देता है, तो फर्स्ट टाइम होम बायर अगर आप लोअर या मिडिल क्लास इनकम अर्नर हो, तो होम फर्स्ट फाइनेंस आपको लोन देता है। और सबको पता है कि आजकल घर की जरूरत सबको है, घरों की रेटें भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो होम फाइनेंस तो आपको कराना पड़ता है, स्पेसिफिकली मिडिल क्लास लोगों को और लोअर इनकम क्लास लोगों को, तो मतलब फाइनेंस करवाना पड़ेगा। तो इस वजह से इसको बूम मिल रहा है, क्योंकि बैंक जनरली इनको लोन देती नहीं है आजकल, इन लोगों को, मिडिल क्लास लोअर क्लास को, तो ये इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इस वजह से आप देखोगे तो इसका रेवेन्यू 24% से बढ़ा है, प्रॉफिट 41% से बढ़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% अच्छा चल रहा है। पी रेशियो अभी भी अंडर वैल्यूड, इंडस्ट्री का पी रेशियो 23, इसका 20 चलता है एनबीएफसी का। और एनबीएफसी बूम अभी वैसे बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि बैंक जहां पे लोन नहीं दे रहा वहां पे एनबीएफसी दे रहा है, इस वजह से उसका रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ रेट बैंक के कंपेरिजन में एनबीएफसी की अच्छी हो रही है। इसका असेट अंडर मैनेजमेंट मतलब इसने लोगों को कितना लोन दिया है, वो 15,800 करोड़ तक पहुंच गया, 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। और मैनेजमेंट का कहना है कि इसको 24.9 को हम इंक्रीज करके ईयर ऑन ईयर 25% तक कर देंगे FY27 तक। मतलब मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है अभी बैंक को लेके, इसको एनबीएफसी को लेके। साथ में फुल टेक ड्रिवन कंपनी है ये होम फर्स्ट फाइनेंस, मतलब पूरी की पूरी इसने टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी हुई है, कोई भी पेपर वर्क नहीं है, 100% सब कुछ ऑनलाइन होगा, 100% पेपरलेस है। कोई भी इंसान लोन लेने आएगा, उसकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ कैसे चेक करना है, सिविल रिपोर्ट कैसे चेक करनी है, स्क्रीनिंग पूरी सॉफ्टवेयर पे हो जाएगी, ई साइन हो जाएगा, 48 आवर्स में लोन आपका अप्रूव हो जाता है। तो कंपनी ने डिजिटल एडवांटेज बहुत ज्यादा लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 भी अभी आने वाली है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी, जहां पे गवर्नमेंट पुश कर रही है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को बनाने के लिए, और सब्सिडीज भी दे रही है, तो उसका बेनिफिट इसको मिलेगा यहाँ पर लोगों को जब घर खरीदने का सोचेंगे। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कंपनी अभी रिसेंटली 171
ब्रांचेस इसने ऐड करी है एक रिसेंटली 171 ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती है। नेट एनपीए भी इसका रिड्यूस हो गया। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, कि कुछ लोग होते हैं जो लोन लेके रुपए बैंक को वापस देते नहीं है, रीपे नहीं करते, तो उनके पैसा डूब जाता है। तो पहले था कि 1.6% था इनका नेट एनपीए, वो 1.6% से कम होकर 1.27% हो गया। तो ये बहुत बड़ा मेजर पॉजिटिव इंपैक्ट होता है जब बैंक का किसी का एनपीए कम हो जाता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इसकी 6% है, तो जनरली बाकी एनबीएफसी से अच्छी है नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका। जनरली इतना नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं होता है एनबीएफसी वगैरह का, पर इसका है। इसके अंदर भी शेयर होल्डिंग देखोगे 36%, 37% हुई, 37 से 39 हुई, 39 से 40 और रिसेंटली 40 से डायरेक्ट 45% हो चुकी है। तो यहाँ पर भी शेयर होल्डिंग अच्छी खासी एफआई ने बढ़ाई है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी अपनी जैसे भेल। भेल आप लोगों को पता होगा इंडिया का पीएसयू है, जो इंडिया का भी लार्जेस्ट पावर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है। लाइक आपको अगर कोई भी पावर प्लांट लगाना है, एक तरीके से मैं बात करता हूं, आपको पावर प्लांट लगाना है कोई भी, तो पावर प्लांट लगाने के लिए आपको टर्बाइंस चाहिए होगी, विंड जनरेटर चाहिए होंगे, स्टीम जनरेटर चाहिए होंगे। तो ऐसे बहुत से अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चाहिए होंगे आपको, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होते हैं, जनरेटर सेट, टर्बाइन वगैरह बनाना। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है अभी यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे कंपनी के पास ऑर्डर बुक वैल्यू 2.4 लाख करोड़ की, जो बहुत ज्यादा बड़ी ऑर्डर बुक वैल्यू है कंपनी का। तो कंपनी का फ्यूचर का प्रॉफिट और रेवेन्यू तो सिक्योर है। रेवेन्यू इसका 19% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट इसका 200% से ग्रो हुआ है। बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लिवरेज इसको यहाँ पर मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी 6% चल रहा है। पी रेशियो इसका ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 50, इसका 90 चल रहा है। डेट इक्विटी 0.31, डेट भी कंपनी का मैनेजेबल है। बाकी मैंने आपको बताया ये बनाता है बॉयलर हो गया, टर्बाइन हो गया, जनरेटर सेट, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चाहिए तो बनाता है। रेलवे इक्विपमेंट भी बनाता है। बेस जो होता है बैटरी स्टोरेज करने के लिए, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो कर दोगे, स्टोर कहाँ पे करोगे। ईवी के चार्जर वगैरह बनाता है। तो मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, सब कुछ बनाता है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है। बाकी मेजर इसका फ्यूचर आउटलुक आप देखोगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है आजकल। इंडिया धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। तो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर टर्बाइन और स्टीम जनरेटर चाहिए होते हैं, वो यही सप्लाई करता है। तो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगते हैं, उसका 56% इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पूरे इंडिया के अंदर इसी ने सप्लाई करे हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। बाकी न्यूक्लियर टर्बाइन सेट देता है, थर्मल पावर प्लांट बनाना है, विंड पावर प्लांट बनाना है, सबके लिए इक्विपमेंट देता है ये। और गवर्नमेंट ने इसको रिसेंटली अभी 21A से क्रिटिकल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इंपोर्ट करने के लिए अलाउ कर दिया, रॉ मटेरियल, जो जनरली पहले गवर्नमेंट ने बैन करा हुआ था, पर भेल को अलाउ कर दिया कि ये इक्विपमेंट 21 इक्विपमेंट आप इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि रीजन बिहाइंड इट, इन 21 इक्विपमेंट के बिना ये चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, कुछ आइटम इसको प्रोड्यूस करने थे। तो इसको बोल दे कि आप अलाउ है, आप कर सकते हो इंपोर्ट। और अगर आप देखोगे इसके अंदर भी शेयर होल्डिंग बढ़ी है, यहाँ पर आपकी 6.29 से 7.23 हुई है, पर हालांकि यहाँ पर 7.19 से अगर आप एक साल के अंदर देखोगे तो यहाँ पर कंपेरेटिवली कम इंक्रीज हुई है। बाकी रिसेंटली अभी इन्होंने धीरे धीरे वापस से इंक्रीज करना शुरू कर दिया एफआई ने। सेम डीआईए में 19.7% से 23% करा है, तो डीआईए ने भी यहाँ पे डाटा इंक्रीज करा है। 16 से 18, 18 से वापस 18.62, फिर 19.7, फिर 23.98, इसमें भी इंक्रीज हुआ है। फिर नेक्स्ट कंपनी है अपनी आवास फाइनेंसर, जो भी एक एनबीएफसी, कंपेरेटिवली रिस्की कंपनी है, स्मॉल कैप है और थोड़ा रिस्की भी है। इसका काम क्या है, ये रिटेल लोग, जितने भी रिटेल लोन होते हैं ना, किसी को घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, इस तरह के जो छोटे छोटे लोग होते हैं, बिल्कुल लोअर और मिडिल क्लास वाले, बिल्कुल जिनके पास इनकम टैक्स का प्रूफ नहीं होता, बैंक में कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं है, मतलब जो पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये उनको लोन देती है, इनको रूरल बोरोगर को। तो इसमें फायदा इसको ये होता है क्योंकि इनके पास ना इनकम टैक्स रिटर्न ना कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह, तो ये जो उनसे लोन की इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू कंपेरेटिवली ज्यादा है। इवन इसका अगर आप नेट मार्जिन देखोगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इसका 8.45% है, जो बहुत ज्यादा होता है कंपेरेटिवली। बाकी इसका रेवेन्यू 12% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट 18% से ग्रो हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 12% है, अच्छा चल रहा है। पी रेशियो इसका 23 वर्सेस 16 चल रहा है, इंडस्ट्री का 23, इसका 16, मतलब अंडर वैल्यूड चल रहा है, पॉजिटिव फैक्टर है। बाकी मैंने इसका असेट अंडर मैनेजमेंट जो उसका ग्रो हो रहा है, लोगों को कितना लोन दिया, वो 15% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हो रहा है। मैनेजमेंट का टारगेट है FY27 तक कि वो 20 से 25% तक एयूएम और ग्रो कर देंगे। रिसेंटली इसने 38 ब्रांचेस परचेस करी है, मतलब ओपन करी है। और बाकी मार्जिन इसका बहुत अच्छा चल रहा है, 8.45%, इतना ज्यादा जनरली नहीं होता है। ये इतने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लोन देती है, फिर भी इसका एनपीए बहुत कम है, लोग इसको रुपए रीपे कर देते हैं। जैसे पहले इसका एनपीए 0.79 था, उसको कम करके और 0.68 कर दिया, तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है। आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर हालांकि एफआईआई ने, अगर एक देखो तो एफआईआई ने तो यहाँ पे सेलिंग करी है इस वाले शेयर के अंदर, पर डीआईआई ने इसको कंटिन्यूसली परचेस करा है, 10 से 11%, 11 से 14%, 11 से 14.29, फिर 14.29 से 29%, ये डीआईआई ने इसको परचेस करा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी आती है अपनी पीबी फिनटेक, जो पीबी फिनटेक को आप जानते हो, पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार जो कंपनी है, इसकी होल्डिंग कंपनी, मतलब पीबी फिनटेक ये दो चलाता है, पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार। ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब
मतलब ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अलग अलग इंश्योरेंस लिस्टेड है, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी, वहां पे आप अलग अलग इंश्योरेंस चूज करके ले सकते हो, मतलब कर सकते हो। उसको प्रॉफिट होता है कि इंश्योरेंस इसको कमीशन मिलता है मेनली, और साथ में जो भी कंपनी यहाँ पे लिस्ट होती है उनसे भी ये कुछ लिस्टिंग का मार्जिन लेती है। कंपनी का रेवेन्यू 33% से ग्रो है, प्रॉफिट 90% से ग्रो है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9% चल रहा है, अच्छा चल रहा है। डेट इक्विटी 0.05, डेट कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर पी रेशियो हाईली ओवर वैल्यूड, इंडस्ट्री का 19 चलता है, इसका 117 चल रहा है। रिसेंटली इसमें मतलब पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर का इसने 20% मार्केट शेयर इसी ने लिया हुआ है। अभी भी उसके बाद भी इस कंपनी के सीईओ का कहना है कि भाई जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है उसके अंदर जितना लोगों के पास इंश्योरेंस है, बहुत मतलब लगभग सब लोगों के पास इंश्योरेंस होता है। इंडिया के अंदर भी बहुत कम लोगों के पास इंश्योरेंस है, तो अभी भी अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी लोग इंश्योरेंस लेंगे। और साथ के अंदर इसकी अभी करंट प्रॉफिटेबिलिटी 353 करोड़ है। मैनेजमेंट का कहना है कि FY27 तक उसको 1000 करोड़ कर लेंगे। और सबसे बड़ा ग्रोथ फैक्टर इसका है स्टॉक ब्रोकिंग एक्सपेंशन की। अभी रिसेंटली इसने स्टॉक ब्रोकिंग के लिए इसने अप्लाई करने के लिए बोला है बोर्ड में कि 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है कि अब हम स्टॉक ब्रोकर भी बनेंगे, जैसे एंजल वन वगैरह है स्टॉक ब्रोकर, वो भी बनेंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर फैक्टर एक और होने वाला है। बाकी अगर आप इसका इसका जो FY26 के अंदर Q4 में जो इसका इंक्रीज हुआ रेवेन्यू 44% ग्रोथ इसकी इंश्योरेंस प्रीमियम से हुई है, और टर्म इंश्योरेंस से 67% हुई है इसकी। आप अगर यहाँ पर भी देखोगे तो मेनली इसके अंदर डीआईआई की परचेस है। डीआईआई ने यहाँ पे 22% से 23% करा है, 23 से 26, 29, फिर 36 करा है, और एफआईए ने तो फिर भी यहाँ पर थोड़ी सेलिंग करी हुई है। और उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं जो अपनी एपीएल अपोलो ट्यूब। एपीएल अपोलो ट्यूब आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह के जो स्टील पाइप्स और ट्यूब्स होती है ना वो बनाती है, स्टील पाइप एंड ट्यूब, और इस साथ में आयरन पाइप एंड ट्यूब। तो अब जितने भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, घर बनाना है, रोड बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, रेलवे स्टेशन बनाने, एयरपोर्ट बनाने, सब जगह पिल्लर बनाने, तो सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर में ये वाले स्टील और मेटल के ट्यूब्स तो काम आते ही आते हैं। तो कितनी भी आप कोई सी भी मॉडर्न बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, बस स्टैंड देख लो, रेलवे स्टेशन देख लो, ये मेटल पिलर आपके बनेंगे बनेंगे। तो जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे इंसान, ये मेटल की डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी मेटल ट्यूब्स की। तो FY26 के अंदर इसका रेवेन्यू 14% से, प्रॉफिट 21% से ग्रो हुआ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 25% चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। फिर भी पी रेशियो इसका लगभग इंडस्ट्री के बराबर है, 42 चल रहा है। फिर डेट टू इक्विटी 0.09, कंपनी में डेट एज सच बिल्कुल भी नहीं है। इसकी कैपेसिटी अभी 5 मैट्रिक टन पर एनम की है, जो FY28 तक इंक्रीज करके 8 मैट्रिक टन पर एनम की होने वाली है। और वही मैनेजमेंट का कहना है कि FY30 तक हम उसको डायरेक्टली 5 को डबल करके 10 कर देंगे, 10 मैट्रिक टन पर एनम की हो जाएगी, कैपेसिटी डबल हो जाएगी। तो उससे प्रॉफिट रेवेन्यू भी इसका ऑलमोस्ट इंक्रीज होगा। डबल होगा क्या होगा वो तो डिपेंड, बाकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो रेवेन्यू प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज हो सकता है। मार्केट शेयर इसका 60 to 65% है, ऑलमोस्ट मोनोपोली टाइप डील कर रहा है। मोनोपोली नहीं बोल सकते आप, पर हाँ अच्छा खासा मार्केट शेयर इसी के पास है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर स्टील का लगभग लगभग। इसकी रिसेंटली अभी मार्जिन भी इंक्रीज हुई, क्योंकि मैनेजमेंट ने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया। पहले लो मार्जिन के आइटम बेचते थे, अब हाई मार्जिन के आइटम बेच रहे हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एफआई ने पहले 31% से 31 से 33%, 33.05 से 33.72, फिर 33.12 हो गया, फिर उससे 37%, मतलब कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता गया। तो ये हो गए अपने 10 शेयर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। एंड याद रख के मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा शेयर अच्छा लग रहा है एंड क्यों लग रहा है। कोई बुरा लग रहा है तो आप वो भी मुझे बताओ, ताकि सब लोगों को भी पता पड़े कि आपकी क्या राय है किसी शेयर पे। याद रखें, आप वीडियो आप में से बहुत से लोग देखते हैं पर लाइक और कमेंट आप कोई नहीं करके जाते, और सब्सक्राइब तो आप लोग पता नहीं क्यों ही नहीं करके जाते। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट लेने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब तो याद से कर देना, और कमेंट में मुझे जरूर याद करके बताना। कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अपन मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।